हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। तो चलिए आज मैं आपके सामने क्लास 8 चैप्टर 3 पॉलिटी का हमें संसद क्यों चाहिए लेके प्रेजेंट हुई हूँ। तो पहला है, लोगों को फैसला क्यों लेना चाहिए। तो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मांग की कि विधायिका में निर्वाचित सदस्य होने चाहिए और उन्हें बजट पर चर्चा करने एवं प्रश्न पूछने का अधिकार मिलना चाहिए। 1919 में बने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने कुछ हद तक निर्वाचित प्रतिनिधित्व की व्यवस्था को मंजूरी दे दी थी कि जो अभी हमारे संसद में जो निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं उनको 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने कुछ हद तक मंजूरी दे दी थी। पूरी मंजूरी नहीं मिली थी उनको, बट कुछ हद तक उनको मंजूरी मिल गई थी। लेकिन इनमें से सभी वयस्कों को तो वोट डालने का अधिकार दिया गया, पर ना ही आम लोग निर्णय लेने की प्रक्रिया में हिस्सा नहीं ले सकते थे। मतलब इनको वोट डालने का अधिकार मिल गया था, क्योंकि पहले ही बताया गया कि कुछ हद तक ही मंजूरी मिली थी। तो हद का तो मतलब पता है, उसमें बहुत सारे और चीज़ें रहेंगी। तो उनको वोट डालने का अधिकार मिल गया, पर आम लोग को निर्णय लेने की प्रक्रिया में हिस्सा लेने का अधिकार नहीं मिला है। थर्ड पॉइंट है, स्वतंत्रता संग्राम में लोगों की हिस्सेदारी के आधार पर राष्ट्रवादियों को विश्वास हो गया था कि स्वतंत्र भारत में सभी लोग अपने जीवन को प्रभावित करने वाले फैसलों में हिस्सा लेने की क्षमता रखते हैं। मतलब जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था हमारा, उसमें लोगों ने जिस तरह से हिस्सेदारी लिया था, तो जो हमारे राष्ट्रवादी हैं उनको तब भरोसा हो गया कि जितने भी लोग हैं इस देश के नागरिक हैं वो अपने फैसले को लेने की क्षमता रखते हैं। स्वतंत्रता का मतलब यह नहीं था कि देश जो चाहे कर सकता, इसका मतलब यह था कि अब सरकार को लोगों की ज़रूरतें और मांगों के प्रति संवेदनशील रहना होगा। स्वतंत्र भारत के संविधान ने सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार के सिद्धांत को अपनाया। मतलब जब हमारे पास ये फैसले लेने का अधिकार ये सब आ गए हमारे पास। अभी नोट 1 क्या है, 2004 के आम चुनावों में पहली बार पूरे देश में ईवीएम का इस्तेमाल हुआ। जो अभी आप ईवीएम का यूज़ कर रहे हो, कब से स्टार्ट हुआ? 2004 से स्टार्ट हुआ है। इस चुनाव में ईवीएम के इस्तेमाल से अलग अलग से लगभग इतने हजार, मतलब कितने बोल सकते हैं, काएँ दाएँ, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 1,50,000 पेड़ों की रक्षा हुई, क्योंकि मत पत्रों की छपाई के लिए इन पेड़ों को काट कर 800 टन कागज़ बनाना पड़ता था। मतलब ये आपके इन्वायरमेंट के यूज़ के लिए अच्छा है कि 2004 से जब ईवीएम यूज़ हुआ तो आपके हमारे पेड़ों की भी रक्षा होने लगी, क्योंकि हर साल इतने पेड़ कटते थे और इतने पेपर बनते थे। अभी नेक्स्ट है, लोग और उनके प्रतिनिधि। मतलब जो हमारे संसद में प्रतिनिधि है उनको चुनकर हम ही भेजे हैं। तो अभी देखिए, सहमति का विचार लोकतंत्र का प्रस्थान बिंदु होता है। सहमति का मतलब है चाह, स्वीकृति और लोगों की हिस्सेदारी। मतलब क्या है कि सहमति, अभी हमारी स्वीकृति होनी चाहिए, हमारी चाह होनी चाहिए और हमारी हिस्सेदारी होनी चाहिए लोकतंत्र में, वही उसका प्रस्थान बिंदु है। संवैधानिक स्तर पर सरकार एवं अनेक सार्वजनिक संस्थाओं में नागरिकों की सहभागी। लोग संसद के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। इन्हीं निर्वाचित प्रतिनिधियों में से एक समूह सरकार बनाता है। जनता द्वारा चुने गए सभी प्रतिनिधियों के इसी समूह को ही संसद कहा जाता है। यह संसद सरकार को नियंत्रित करती है और उसकी मार्गदर्शन करती है। मतलब क्या है, जो हमारे जो संसद में जो प्रतिनिधि होते हैं ना, वो हमारे द्वारा ही चुने जाते हैं और उसी प्रतिनिधियों का जो एक समूह होता है ना, वो सरकार बनाता है। और यह सरकार को नियंत्रित, संसद है कि सरकार को नियंत्रित करता है और उसकी मार्गदर्शन करता है। मतलब क्या है, सबसे पहले हम प्रतिनिधि बनाते हैं, वो प्रतिनिधि हमारी संसद में जाती है और संसद हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों को नियंत्रित करती है। मतलब सरकार जो बन जाती है उसको नियंत्रित करती है और फिर उनका मार्गदर्शन करती है। ठीक है। फिर थर्ड है, भारतीय संसद देश की सर्वोच्च संस्था है। इसके 2 सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। ये तो आपको पता है। अभी एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, राज्यसभा के कुल 245 सदस्य होते हैं। देश के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं।
लोकसभा में कुल 545 सदस्य होते हैं। इसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष ही करते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये दोनों जो है ना आपका, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। फिर अभी देखिए संसद का भूमिका। अभी सबसे पहले आपने देख लिया कि हमें फैसले लेने की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि हमारा देश आज़ाद हो गया है और हमारे देश के जो राष्ट्रवादियों उन्होंने देखा कि हमारे देश के नागरिक ने आज़ादी में बहुत अच्छा सहयोग किया है, तो वो इतना फैसला ले सकते हैं कि उनके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। उसके बाद हमारे देश में ईवीएम चेंज हो गया। ईवीएम चेंज नहीं हुआ, ईवीएम आया, ईवीएम के कारण पेड़ों का कटना कम हो गया। देन उसके बाद जो हमारे संसद है, संसद में ना जो प्रतिनिधि जाते हैं तो प्रतिनिधि को हम चुन के भेजते हैं और वो प्रतिनिधि मिलकर सरकार बनाती है और उस सरकार को नियंत्रण करने का काम हमारा संसद करता है। अभी संसद दो संस्था में बटी हुई है, एक राज्यसभा एक लोकसभा। तो राज्यसभा में कुल 245 सीटें हैं, 245 सदस्य होते हैं और लोकसभा में कुल 545। राज्यसभा के अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होते हैं और इनके लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं। अभी देखिए नेक्स्ट क्या है, संसद की भूमिका। अभी संसद की पहली भूमिका तो है कि जो हमारी सरकार बनी है उनको नियंत्रण करती है। अभी आगे देखते हैं क्या है। लोकसभा के लिए भी उसी तरह चुनाव होते हैं जिस तरह राज्यसभा के लिए चुनाव होते हैं। सही बात है, लोकसभा राज्यसभा दोनों के लिए सेम चुनाव होते हैं। लोकसभा के लिए हर 5 साल पे चुनाव करवाए जाते हैं। देश को बहुत सारे निर्वाचित क्षेत्रों में बांटा गया है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में से एक व्यक्ति को संसद में भेजा जाता है। चुने जाने के बाद ये उम्मीदवार संसद सदस्य या सांसद कहलाते हैं। इन सांसदों को मिलाकर सदस्य या संसद बनती है। संसद के चुनाव को हो जाने के बाद संसद को निम्न काम करने पड़ते हैं। अब इससे पहले देखिए कि ये जो मतलब बहुत सारे निर्वाचन क्षेत्रों को बांटा गया है। अब प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक व्यक्ति संसद में भेजा जाता है और उसी व्यक्ति को हम एमपी सांसद ये सब कहते हैं। अभी इनके क्या कार्य वो देख लीजिए। संसद के चुनाव होने के बाद संसद के क्या कार्य, राष्ट्रीय सरकार का चुनाव करना। अभी लोकसभा, ठीक है, यदि कोई राजनीतिक दल सरकार बनाना चाहता है तो उसे निर्वाचित सदस्य सांसदों में बहुमत प्राप्त होना चाहिए। यदि कोई लोकसभा का बता रही हूँ मैं आपको, यदि लोकसभा में कोई निर्वाचित दल सरकार बनाना चाहता है तो उसे बहुमत प्राप्त होना चाहिए। चूँकि लोकसभा में कुल 543 निर्वाचित सदस्य और 2 मनोनीत सदस्य होते हैं। मनोनीत सदस्य मतलब क्या होता है कि उसको ना राष्ट्रपति चुनते हैं। ऐसे कि जिनकी अपने देश में संख्या बहुत ही कम है तो उनका तो चुनाव में वो कभी भी जीत नहीं सकते, तो उनको राष्ट्रपति अपनी तरफ से चुन के संसद में लाते हैं तो होते हैं। इसलिए बहुमत हासिल करने के लिए लोकसभा में किसी भी दल के पास कम से कम 272 सदस्य होने चाहिए। संसद में बहुमत प्राप्त करने वाले दल या गठबंधन का विरोध करने वाले सभी राजनीतिक दल विपक्षी दल कहलाते हैं। कार्यपालिका का चुनाव करना लोकसभा का एक महत्वपूर्ण काम होता है। कार्यपालिका ऐसे लोगों का समूह होता है जो संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करने के लिए मिलकर काम करते हैं। जब हम सरकार शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे ज़हन में अक्सर यही कार्यपालिका होती है। जो हम जैसे कोई भी निर्णय होता है, कोई भी कानून बनता है तो कार्यपालिका उसको बनाती है। भारत का प्रधानमंत्री लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया होता है। वे अपने दल के सांसदों में से मंत्रियों का चुनाव करते हैं। ये मंत्री स्वास्थ्य मंत्री, शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री इत्यादि विभिन्न सरकारी कार्यों का जिम्मा संभालते हैं। ठीक है, जब किसी राजनीतिक दल को बहुमत नहीं मिल पाता, ऐसी सूरत में कई राजनीतिक दल मिलकर एक गठबंधन सरकार बना लेते हैं और साझा मुद्दों पर काम करते हैं। ठीक है, राज्यसभा। अभी राज्यसभा के बारे में देख लेते हैं। राज्यसभा मुख्य रूप से देश के राज्यों के प्रतिनिधि के रूप में काम करते हैं। राज्यसभा भी कोई कानून बनाने का प्रस्ताव पेश कर सकती है। किसी विधेयक को कानून के रूप में लागू करने के लिए यह जरूरी है कि उसे राज्यसभा की भी मंजूरी मिल चुकी हो। संसद का यह सदन लोकसभा द्वारा पारित किए गए कानूनों की समीक्षा करता है और अगर ज़रूरत हुए तो उसे संशोधन करता है। राज्यसभा में 233 निर्वाचित सदस्य होते हैं।
और 12 सदस्य राष्ट्रपति की ओर से मनोनीत किए जाते हैं। तो ये पूरे राज्यसभा का है। तो अपने अपने जगह पे दोनों का बहुत इम्पोर्टेंट है, राज्यसभा और लोकसभा। तो आज इस चैप्टर में हमने देखा कि हमें संसद की ज़रूरत क्यों होनी चाहिए, क्योंकि हमें फैसले लेने का अधिकार होना चाहिए। हम लोकसभा क्या है, राज्यसभा क्या है, ये सब के बारे में हमने देखा। तो अभी फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। आज के लिए इतना ही है। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और कुछ रहे तो कमेंट कीजिएगा। बाय बाय।